नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। कुल मिलाकर शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ना घर के रहे हैं ना घाट के। एक तरफ वो पछता रहे हैं कि अपनी पत्नी सुनेत्रा को क्यों अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में बारामती से क्यों उतार दिया गया। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि पता नहीं कब झटका लग जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजर से लेकर संघ करीब-करीब साफ-साफ कह चुका है कि बीजेपी को ज़रूरत नहीं है अजीत पवार की, अजीत पवार को साथ लेने से नुकसान ही होगा, ऐसी बीजेपी में भी चर्चा चल रही है। इसीलिए अजीत पवार खुलकर बैटिंग करने में लगे हैं। वो अपने चाचा को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं, परिवार का मुखिया बता रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप में अब कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा और जो आलोचना की, जिस ढंग से, जिस स्वर में भ्रष्टाचारियों का सरगना कहा शरद पवार को, वैसा नहीं कहना चाहिए था। पछता रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को नहीं लड़ाना चाहिए था, लेकिन क्या चाचा इतने नरम दिल हैं? अगर चाचा इतनी नरम दिली दिखाते रहे और बयानों पर पसीजते रहे, तो फिर तो राजनीति हो गई होली शरद पवार की। तो शरद पवार माफ़ी देने के लिए तैयार लगते नहीं हैं। अजीत पवार की चिंता दरअसल ये है कि बारामती में उनके अपने भाई के बेटे योगेंद्र पवार को शरद पवार अजीत पवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। ऐसा हुआ तो बड़ी क्या कहा जाए इसको, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और अपने ही भतीजे के हाथों हार गए तो रही सही राजनीति भी हाथ से निकल जाएगी। और हारने के आसार भी हैं। लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया अजीत पवार ने, लेकिन सुप्रिया सुले करीब-करीब 1,58,000 वोटों से जीत जाती है। बारामती विधानसभा सीट, जो कि लोकसभा सीट के तहत आती है, जो वहाँ अजीत पवार का जो गढ़ है, वहाँ पर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को 48,000 की हार दिलवा देते हैं। यानी 48,000 वोट उन्हीं की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुप्रिया सुले को ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे में क्या मुकाबला हो पाएगा? उधर अजीत पवार के लिए संकट की बात है कि महाविकास अघाड़ी को भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शरद पवार को अजीत पवार की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अपने हिसाब से देख रहे हैं किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि लाइन लगाकर लोग बैठे हुए हैं अजीत पवार की पार्टी के कि वो वापस आना चाहते हैं। और महाविकास अघाड़ी के लिए खुशखबरी ये है कि अभी उद्धव ठाकरे का दिल्ली आना हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह से मिले और सीट शेयरिंग का एक रास्ता, एक फार्मूला करीब-करीब तैयार हो चुका है। उसमें किसी तरह का विरोधाभास जैसी स्थिति आने वाली नहीं है। फिलहाल तय हुआ है कि वहाँ देखिए 288 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की 288 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो 48 में से कांग्रेस के पास निर्दलीय को मिलाकर 14 हैं, शरद पवार के पास 8 हैं और 9 सीटें हैं उद्धव ठाकरे के पास। कुल 31 सीटें हैं। इनको अगर विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 164-165 सीटें बैठती हैं। लेकिन अगर विधानसभा की सीटों की बात की जाए, मौजूदा संख्या की बात की जाए, तो बीजेपी के पास 103 सीटें हैं। शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार, उनके पास 39 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे के पास 37 सीटें हैं। 22 अन्य का निर्दलियों का समर्थन हासिल है। उधर महाविकास की बात की जाए तो कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीटें बची हैं, 37। पहले उनकी 45-46 हुआ करती थी। शरद पवार के पास 13 और उद्धव ठाकरे के पास 15 सीटें हैं। कुल मिलाकर 2 अदर्स का साथ है तो 67 सीटें हैं। लेकिन इनके हिसाब से मत देखिए। 2018 में जो हुआ उसके बाद से इतना पानी बह चुका है, इतना पानी बह चुका है कि 2024 2018 नहीं, 2019 में जो हुआ, 2024 बिल्कुल नया है।
तो मोटे तौर पर महाविकास आघाड़ी में ये तय हुआ है कि पिछली बार उद्धव ठाकरे संयुक्त रूप से यानी शिवसेना, शरद पवार संयुक्त रूप से यानी एनसीपी और कांग्रेस जहां-जहां जीती थी, वहां-वहां वो लड़ेगी। वो सीटें उनके लिए परमानेंट सुरक्षित रख दी गई हैं। ऐसी सीटों की संख्या 155 बताई जाती है। अब बच गई करीब 130 सीटें। तो तय ये हुआ है कि जो जहां रीजन में मजबूत है, उस रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जहां रीजन में भी हर जगह मजबूत हो नहीं सकता, जहां उसको लगेगा कि एक आध जगह कमजोर है तो वो स्वेच्छा से कह देगा कि यहाँ उनको अपने गठबंधन के दूसरे साथी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जैसे कि विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी मजबूत है। मुंबई, ठाणे, नासिक, कुछ उपनगरों में शिवसेना मजबूत है। तो इलाके वाइज चुनाव लड़ा जाएगा, मोटे तौर पर यह तय हुआ है। तो ये फॉर्मूला कितना काम आएगा, ये देखना दिलचस्प है। कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा तो पिछली बार जितनी सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, उससे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उन्हें लड़ने के लिए दी जाए। उद्धव ठाकरे को लगता है कि कम से कम 150 सीटें उनको मिलनी चाहिए लड़ने के लिए और उसके 2 असर होंगे। एक तो वो बता सकेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका है। दूसरा, ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आएँगे, तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वैसे भी मुख्यमंत्री बनने में किसी तरह की कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो शरद पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ना सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ना कांग्रेस की इच्छा है कि उनका कोई मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे को लेकर कोई टंटा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर लग रहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे 140 सीटों के आसपास लड़े, 135, 140 सीटें ये हो सकती हैं, 5-7 ऊपर नीचे सीटें हो सकती हैं। कांग्रेस 70-75 सीटों पर लड़ सकती है और 65-70 सीटों के आसपास शरद पवार की पार्टी लड़ सकती है। मोटे-मोटे तौर पर ये फॉर्मूला क्या निकलेगा? महाविकास आघाड़ी में कुछ ज़्यादा संकट नहीं है, एजेंडा भी तय है, चुनावी मुद्दे भी तय हैं, शरद पवार का नेतृत्व भी उद्धव ठाकरे को मंजूर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबको मंजूर है और एक तरह से शरद पवार की देख-रेख में, उनके संरक्षण में ये चुनाव होने जा रहा है। मराठों का आंदोलन, उसका फ़ायदा मिलेगा महाविकास आघाड़ी को और इसके साथ-साथ मराठों के आंदोलन के कारण दलितों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, जिसका कोई रास्ता निकालने में बीजेपी अभी तक कामयाब नहीं हुई है, उसका भी इनडायरेक्ट रूप में फ़ायदा महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। महायुति यानी बीजेपी का गठबंधन अभी जो सरकार में है, वो इस कदर डरा सहमा है कि 96,000 करोड़ की, यकीन नहीं आएगा, फिर मैं बता दूं, 96,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां वो बांट चुका है, जिसमें महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सिलेंडर सस्ता और बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं, शामिल हैं इसके अंदर। तो देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में क्या होता है। अभी की सूरत ये बता रही है कि शरद पवार की बात हो सकता है सच साबित ना हो जाए, जिसमें उन्होंने कहा था 288 में से 225 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं। कोई हैरानी नहीं होगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।